सभी को नमस्कार। आज एक नए विषय पर चर्चा हेतु नेशनल मीडिया काउंसिल के इस ऑनलाइन मंच से आप सबके सामने पुनः उपस्थित हैं। इससे पूर्व भी कई महत्वपूर्ण विषयों पर आप सबके साथ चर्चा हो चुकी है। सबसे पहले जिस विषय को लेकर हम आप सबके सामने उपस्थित हुए थे, उस पर इस देश के जो जन उपयोगी कानून, जन उपयोगी पोर्टल, जन उपयोगी एप्स, जिनका ज्ञान इस देश के हर नागरिक को होना आवश्यक है, उस पर संक्षेप में चर्चा हुई थी। पुनः दूसरे विषय को लेकर उपस्थित हुए थे, जो विषय था कि एफआईआर अगर दर्ज ना हो तो हम क्या करें, क्या क्या विकल्प हमारे सामने हैं एफआईआर दर्ज कराने के लिए। आज एक तीसरा विषय लेके आज हम उपस्थित हुए हैं और वो विषय है ऑनलाइन आरटीआई कैसे करें, ऑनलाइन आरटीआई फाइल करने की विधियां। आज के विषय में हम आरटीआई कानून को लेकर विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे। पूर्व में इसको लेकर विस्तार से चर्चा हो चुकी है। आरटीआई एक्ट के जो उद्देश्य हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के जो उद्देश्य हैं, उससे सभी लोग परिचित हैं। और 2005 से अब तक इस 15 वर्ष के कालखंड में उस अधिनियम के कारण देश में क्या परिवर्तन देखने को मिले, उनसे भी समय समय पर विभिन्न घटनाओं के माध्यम से हम सब परिचित होते रहते हैं। सूचना का अधिकार क्या है? इस अधिकार का प्रयोग करके हम क्या क्या सूचना मांग सकते हैं और सूचना मांगने के माध्यम क्या है। सीधे सीधे अगर सरल तरीके से हम देखें कि हम क्या सूचना मांग सकते हैं, तो किसी भी सरकारी कार्यालय में, चाहे वो भारत सरकार का कार्यालय हो अथवा किसी राज्य सरकार का कार्यालय हो या कोई अर्ध सरकारी विभाग हो या कोई ऐसा निजी निकाय हो जो सरकार द्वारा नियंत्रित हो, किसी लोक प्राधिकारी द्वारा नियंत्रित हो, उसके कार्यालय में उपलब्ध कोई भी सूचना मांगने का हमें अधिकार है। ऐसा अभिलेख जो उसके कार्यालय में उपलब्ध है उसे हम प्राप्त कर सकते हैं अथवा उसका अवलोकन कर सकते हैं। ये दो अधिकार हमें मिले हुए हैं। तो एक तो वो अभिलेख जो लोक प्राधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध है, उसे हमें प्राप्त करने और देखने का अधिकार है। दूसरा वो सूचना जो लोक प्राधिकारी के नियंत्रण में है। और तीसरा वो सूचना जहां तक लोक प्राधिकारी की पहुंच है। ये तीन चीजें हैं इसमें। एक वो जो उसके कार्यालय में उपलब्ध है, एक वो जो उसके नियंत्रण में है, और तीसरा जहां तक उसकी पहुंच है। ये तीन प्रकार की सूचनाएं लोक प्राधिकारी हमें देने को बाध्य है। हम उनकी प्रतिलिपि प्राप्त कर सकते हैं अथवा उनका अवलोकन कर सकते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 सबसे महत्वपूर्ण है और ये कहें तो वो इस अधिनियम की आत्मा है। धारा 4 में ये अपेक्षा की गई है कि जितने भी लोक प्राधिकारी हैं, अगर सीधे सीधे कहें जितने भी सरकारी कार्यालय हैं, वो सारे कार्यालय ऑनलाइन हो जाएंगे, कंप्यूटरीकृत हो जाएंगे। हर विभाग की, हर कार्यालय की, हर विभागाध्यक्ष की एक वेबसाइट होगी। और अधिनियम जब प्रभावी हुआ, उसके प्रभावी होने से 120 दिन के अंदर वो विवरण जो धारा 4 में दिया गया है, वो विभाग अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक करेंगे। अगर धारा 4 का हम ठीक से अध्ययन करें
तो किसी भी विभाग से संबंधित, किसी भी कार्यालय से संबंधित, किसी भी लोक प्राधिकारी से संबंधित कोई ऐसा विषय उसमें नहीं छूटा है जो उसमें सम्मिलित नहीं है। सारे बिंदु उसमें सम्मिलित है। जो सूचना हम कल्पना भी नहीं कर सकते जिस सूचना मांगने की, वो सारे विषय भी उसमें सम्मिलित हैं। इसलिए धारा 4 बड़ी महत्वपूर्ण है और इसका हमें बार बार बड़ी सावधानी के साथ, गंभीरता के साथ इसका बार बार अध्ययन करना चाहिए और इसको समझने का प्रयास करना चाहिए। ये व्यवस्था इसलिए बनाई कि हर विभाग की पूरी कार्य पद्धति, उसकी रीति नीति, उसके कार्य क्या है, उसके कर्मचारी कौन है, उसके अधिकारी कौन है, उसके अधिकारियों कर्मचारियों के दायित्व क्या क्या हैं, ये सारे विषय, उनके अधिकारी कर्मचारी कितना वेतन प्राप्त करते हैं, ये पूरा विवरण ऑनलाइन होगा, वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। ये व्यवस्था इसलिए व्यवस्थापिका ने बनाई कि अगर धारा 4 का ठीक से पालन हो जाए तो इस देश के नागरिकों को सूचना मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और उसके पीछे उद्देश्य ये भी था कि धारा 4 का कठोरता से पालन हो जाए तो नागरिकों को बहुत कम विषयों पर इस अधिकार का प्रयोग करना pड़ेगा, क्योंकि उन्हें जो जानकारी चाहिए वो जानकारी संबंधित विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएगी। जब इस अधिनियम ने सारे विभागों के कंप्यूटरीकृत होने की अनिवार्यता कर दी और आज के समय में चाहे भारत सरकार का कोई कार्यालय हो अथवा राज्य सरकार के अधीन कोई कार्यालय हो, कोई ऐसा कार्यालय नहीं है जो कंप्यूटरीकृत ना हो। सारे कार्यालय कंप्यूटरीकृत हैं, सारे विभाग कंप्यूटरीकृत हैं। अब मुख्य विषय यह है कि क्या धारा 4 का ठीक से पालन हुआ है। सारे विभागों ने अपनी वेबसाइट बना करके जो धारा 4 में विवरण अपेक्षित है वो सार्वजनिक किया है अथवा नहीं किया है, यहीं पर समस्या उत्पन्न होती है। एक और व्यवस्था इसमें दी कि अधिनियम के प्रभावी होते ही हर कार्यालय के बाहर सहज दृश्य स्थान पर उस विभाग के जनसूचना अधिकारी का नाम, पता, पदनाम, मोबाइल नंबर, जनसूचना सहायक का नाम, पदनाम, पता, मोबाइल नंबर, प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम, पदनाम, पता, मोबाइल नंबर, ये सब अंकित किया जाएगा ताकि हर नागरिक को ये ज्ञात हो सके कि किस विभाग का जनसूचना अधिकारी कौन है और उस विभाग का प्रथम अपीलीय अधिकारी कौन है। इसके साथ ही एक और व्यवस्था दी कि जो वेबसाइट है, भारत सरकार, राज्य सरकार की विभिन्न वेबसाइट है, उन पर भी सभी विभागों के जनसूचना अधिकारियों और प्रथम अपीलीय अधिकारियों का विवरण सार्वजनिक किया जाएगा। उनकी सूची नाम, पता, पदनाम, मोबाइल नंबर सहित सार्वजनिक की जाएगी। अब हमें जनसूचना अधिकारी का नाम नहीं पता है तो हम सूचना किससे मांगेंगे। तो अधिनियम में व्यवस्था दी, अगर हमने गलत जगह भी आवेदन कर दिया, हमारा आवेदन जिस जनसूचना अधिकारी के पास पहुंचा और मांगी गई सूचना उसके नियंत्रण में नहीं है, उस सूचना तक उसकी पहुंच नहीं है, वो सूचना उसके कार्यालय में उपस्थित नहीं है, तो उस लोक सूचना अधिकारी का दायित्व है कि वो आवेदन को निरस्त नहीं करेगा, बल्कि वो मांगी गई सूचना जिस लोक प्राधिकारी से संबंधित है उसको वो आवेदन प्रेषित कर देगा। ये अगर हम मैनुअली सूचना मांगते हैं तो सबसे पहली शर्त ये है कि हमें जनसूचना अधिकारी का ज्ञान होना चाहिए कि किस विभाग का जनसूचना अधिकारी कौन है। अब जब धारा 4 में सारा विवरण ऑनलाइन करने की व्यवस्था कर दी तो उसके पीछे व्यवस्थापिका ने अपनी ये इच्छा जाहिर कर दी कि आने वाले समय में सूचना मांगे जाने की पूरी व्यवस्था ऑनलाइन होगी, प्रथम अपील और द्वितीय अपील किए जाने की भी पूरी व्यवस्था ऑनलाइन होगी। भारत सरकार ने इस दिशा में कदम उठाया और केंद्रीय सूचना आयोग ने एक पोर्टल तैयार किया जिसके माध्यम से हम भारत सरकार से जुड़े हुए विभागों से संबंधित सूचनाएं मांग सकते हैं। ऑनलाइन सूचना मांगने की सबसे पहले व्यवस्था केंद्रीय सूचना आयोग ने की, लेकिन वो व्यवस्था भारत सरकार के अधीन जितने विभाग हैं उन्हीं
के लिए थी। उसका ऑनलाइन RTI पोर्टल है। केंद्रीय सूचना आयोग की वेबसाइट पर हम जाएंगे तो उस पर उस पोर्टल का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक को क्लिक करेंगे तो उसमें आवेदन करने के 2 तरीके हैं कि यदि हम ज़्यादा संख्या में सूचनाएं मांगते हैं तो हम अपना यूजर ID और पासवर्ड बना लें, और यूजर ID बनाने की आवश्यकता के बिना भी हम आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन RTI मांगने की पहली शर्त यह है कि हमारे पास एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए या कंप्यूटर होना चाहिए, इंटरनेट की सुविधा होनी चाहिए और इंटरनेट बैंकिंग का हमें ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि जो शुल्क का भुगतान होना है वो नेट बैंकिंग के माध्यम से ही होना है। तो इसलिए ये इसमें 3 शर्तें आवश्यक हैं, या तो एंड्रॉयड फ़ोन हो अथवा कंप्यूटर हो, इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध हो, नेट बैंकिंग का ज्ञान हो। इसके पश्चात हम आगे बढ़ेंगे ऑनलाइन RTI के आवेदन करने की ओर। तो केंद्रीय सूचना आयोग ने भारत सरकार के सभी विभागों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की व्यवस्था बना दी। उसी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रथम अपील की व्यवस्था है। उसी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन द्वितीय अपील किए जाने की व्यवस्था है। जो भी हम ऑनलाइन RTI के लिए आवेदन करेंगे उसकी स्थिति क्या है वो हमारा जो उसमें हमने ईमेल ID का प्रयोग किया है उस पर उसकी सूचना प्राप्त होगी, या उसका जो है स्टेटस रिपोर्ट हम समय समय पर उसकी जो एक क्रमांक जारी होगा उसका प्रयोग करके उसकी स्थिति क्या है, स्टेटस क्या है, उसको हम देख सकते हैं। अतिरिक्त शुल्क की आवश्यकता पड़ेगी, उसकी सूचना आपकी ईमेल ID पर आ जाएगी। प्रथम अपील करनी है वो भी ऑनलाइन, उसमें उसका विकल्प है। द्वितीय अपील का भी ऑनलाइन विकल्प है। और केंद्रीय सूचना आयोग ने एक और सुविधा दे रखी है कि केंद्रीय सूचना आयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई करता है। वो आवेदक को विवश नहीं करता है कि वो दिल्ली आकर अपना पक्ष रखे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वो सूचना करते हैं। हर जनपद मुख्यालय पर NIC का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम है। आवेदक के पास सूचना जाती है, NIC हर जिले में केंद्र है उसको सूचना जाती है, तिथि समय निर्धारित होता है और उस NIC का जो भी निदेशक है उसकी जिम्मेदारी है कि वो आवेदक को पूरी निःशुल्क तकनीकी सुविधा उपलब्ध कराए और सुनवाई में वो उसे उसकी भागीदारी सुनिश्चित करेगा। ये केंद्रीय सूचना आयोग ने बहुत अच्छी एक व्यवस्था दी, किंतु राज्यों ने इसका अनुसरण समय पर नहीं किया। कुछ राज्यों ने ऑनलाइन RTI आरंभ की, कुछ राज्यों में प्रथम अपील भी ऑनलाइन है, द्वितीय अपील की ऑनलाइन द्वितीय अपील करने की व्यवस्था नहीं है। राज्य सरकारों के जो ऑनलाइन RTI करने के पोर्टल हैं वो ज़्यादा सक्रिय नहीं है, या जानबूझ के उन्हें सक्रिय नहीं किया गया। उसके पीछे कारण ये भी हो सकता है। फिर भी जब हम लोग उनका प्रयोग शुरू करेंगे, देश के किसी भी राज्य के राज्य सूचना आयोग की यदि हम वेबसाइट देखेंगे तो उस पर हेल्पलाइन नंबर भी दिया होता है। अगर ऑनलाइन RTI का पोर्टल उनका कार्य नहीं कर रहा है, सक्रिय नहीं है, तो हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि उस राज्य सूचना आयोग की वेबसाइट पर जो हेल्पलाइन नंबर है उस हेल्पलाइन नंबर का प्रयोग करके हम पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन RTI का प्रयोग करें तो उससे पहले सबसे पहले आवश्यक ये है कि हमें क्या सूचना मांगनी है। जो सूचना हम मांगेंगे उस सूचना को हम लेखबद्ध कर लेंगे। पहले उसको हम लिख के रख लेंगे कि सूचना हम क्या मांगेंगे। वो मांगे जाने वाली सूचना 500 शब्दों से अधिक नहीं होनी चाहिए। एक आवेदन में जो विवरण हम भरेंगे, हमारा नाम है, पता है, पिता का नाम है, उसके अतिरिक्त जो भी विवरण होगा वो 500 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। एक आवेदन 500 शब्द। और आवेदन तभी पूर्ण होगा, हमने आवेदन में पूरा विवरण भर दिया। सबसे पहले हम संबंधित आयोग की वेबसाइट पर गए, पोर्टल को हमने खोला, उसमें जो विवरण है, नाम भरा जाना है, पता भरा जाना, ईमेल ID है, हमारा मोबाइल नंबर है,
अन्य जो जानकारी हमसे संबंधित व्यक्तिगत जानकारी वो है। उसके पश्चात विभाग का विकल्प आएगा, किस विभाग से संबंधित सूचना मांगनी है, और ये सारा जब हम भर देंगे तब शुल्क के लिए प्रक्रिया आएगी। शुल्क का भुगतान किए बिना आवेदन सबमिट नहीं होगा। अभी एक करण जी का ये प्रश्न आ रहा, आरटीआई शुल्क की देना होगा। सर, आरटीआई शुल्क के बिना वो आवेदन सबमिट नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में भी ऑनलाइन आरटीआई के लिए पोर्टल बन गया है। 418 विभाग उस पोर्टल पे हैं। 418 लोक प्राधिकारी उस पर प्रदर्शित हो रहे हैं, और हमें लगता है कि 418 लोक प्राधिकारी में कोई ऐसा विभाग नहीं बचा है जो उसमें सम्मिलित ना हो। तो ऑनलाइन आरटीआई का प्रयोग करने की प्रवृत्ति अगर हम विकसित करेंगे तो उसका हमें कई लाभ हैं। पहला लाभ तो यह है कि हमारा धन बचेगा। कार्यालयों में सीधे सीधे आरटीआई आवेदन प्राप्त नहीं किए जाते हैं, जबकि व्यवस्था ये है कि हर कार्यालय में आवेदक से सीधे आवेदन प्राप्त किया जाए और उसकी पावती आवेदक को प्राप्त कराई जाए। नकद शुल्क प्राप्त किया जाए, उस शुल्क की पावती आवेदक को दी जाए। किंतु कार्यालयों में सीधे आवेदन प्राप्त करने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। उसके लिए हम क्या करते हैं, हमें डाक के माध्यम से आवेदन करना पड़ता है, तो डाक व्यय हमें अतिरिक्त खर्च करना पड़ता है। कभी कभी डाक विभाग की भी सारी प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है, तो डाक की सेवा लेने में भी कठिनाई होती है। शुल्क के रूप में हम पोस्टल ऑर्डर का प्रयोग करते हैं, तो पता चलता है कि 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर उपलब्ध नहीं हो रहा है। अधिक धनराशि का पोस्टल ऑर्डर उपलब्ध है, तो हम विवश होकर अधिक धनराशि का पोस्टल ऑर्डर आवेदन के साथ भेज देते हैं। तो शुल्क देने में जो हमें कठिनाई होती है उससे राहत मिलती है। डाक व्यय हमारा बचता है, समय बचता है, संसाधन बचते हैं। ये ऑनलाइन आरटीआई करने का एक बहुत बड़ा फायदा है। और जब ऑनलाइन आरटीआई का चलन बढ़ेगा, अभी हमारे देश में एक समस्या है कि हमारे देश के जो नागरिक हैं वो ऑनलाइन सेवा प्राप्त करने के अभ्यस्त नहीं हो पा रहे हैं। कुछ पोर्टल, कुछ विभागों की ऑनलाइन सेवाएं इसलिए भी निष्प्रभावी हैं कि नागरिक उनकी ऑनलाइन सेवाएं प्राप्त करने में रुचि नहीं दिखाते। तो इसलिए नागरिकों को भी ये प्रवृत्ति विकसित करनी पड़ेगी कि जो ऑनलाइन सेवाएं मिली हुई हैं, भले ही निष्क्रिय हैं, उनका जब हम प्रयोग करने की आदत डालेंगे, और वो निष्क्रिय है तो उसकी हम जन सुनवाई पोर्टल के माध्यम से, माई ग्रीवांस पोर्टल के माध्यम से हम शिकायत करेंगे। जब शिकायत करेंगे उसका प्रभाव ये होगा कि वो ऑनलाइन सेवा सक्रिय हो जाएगी और नागरिकों को मिलने लगेगी। इसलिए हम स्वयं भी ऑनलाइन सेवाओं, जितनी भी ऑनलाइन सेवाएं हैं उनको लेने की प्रवृत्ति डालें। अन्य नागरिकों को भी जागरूक करें कि वो नागरिक भी ऑनलाइन सेवा प्राप्त करने की प्रवृत्ति विकसित करें, ताकि जितने भी ऑनलाइन सेवा प्रदान करने वाले पोर्टल हैं, जितने भी ऐप हैं, ये सब सक्रिय हों और सक्रिय बने रह सकें, निष्प्रभावी ना हो जाए। हर राज्य का अपना एक ऑनलाइन आरटीआई का पोर्टल है। बिहार का भी पोर्टल है जानकारी नाम से, उस पोर्टल को भारत सरकार ने सम्मानित भी किया है। अब ऐसा कोई राज्य नहीं है जिसमें इस तरह का पोर्टल नहीं है। समस्या है बस यही कि हम ऑनलाइन सेवा लेने की प्रवृत्ति विकसित नहीं कर पा रहे हैं। करण जी ने प्रश्न लिखा कि इसका ऐप नहीं है। संबंधित आयोग की वेबसाइट पर जाएंगे, वहीं ऑनलाइन आरटीआई का लिंक आपको मिल जाएगा, या सीधे सीधे हम सर्च करेंगे तो उसमें जो है जिस राज्य का नाम डालेंगे उसका पोर्टल निकल के आ जाएगा। आरटीआई शुल्क आवेदन के साथ ही देना होगा। उत्तर प्रदेश में जो आवेदन शुल्क है वो 10 रुपया है। नेट बैंकिंग के माध्यम से 10 रुपया देना है। वेबसाइट की बात की गई है तो केंद्रीय सूचना आयोग की वेबसाइट पर हमें केंद्रीय सरकार से संबंधित विभागों में आरटीआई डालेंगे, उसका लिंक उपलब्ध है पोर्टल का। राज्य सूचना आयोग की वेबसाइट पे जाएंगे तो उस पर संबंधित राज्य का लिंक हमको मिल जाएगा।
अब ये हमने आपको एक प्रक्रिया बताई ऑनलाइन आरटीआई की, ऑनलाइन पोर्टल की, इस सेवा का हम लाभ कैसे लें। अब एक महत्वपूर्ण विषय ये है कि हम सूचना मांगे तो क्या सूचना हम मांगे, ये अधिनियम क्यों बनाया गया। निजी सूचना मांगने के लिए अधिनियम नहीं, कभी कभी क्या होता हम निजी सूचना मांगते हैं। किसी कार्यालय में गए, किसी अधिकारी कर्मचारी ने हमारा कार्य नहीं किया, पता चला उससे संबंधित हमने 10 सूचना का एक पत्र तैयार किया और आवेदन कर दिया। ये आरटीआई हो गई किसी को परेशान करने के लिए, किसी का उत्पीड़न करने के लिए। इस कानून जो हमें अधिकार मिला है आज़ादी के बाद का, ये सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है जो हमें 2005 में मिला, और इसका उपयोग हमें करना है लोक हित में, निजी हित में नहीं करना, किसी को उत्पीड़ित करने के लिए नहीं करना है। लोक हित में हमें इस कानून का उपयोग करना है। हमें वो सूचनाएं मांगनी है जिनसे लोक हित जुड़ा हुआ है। कोई व्यवस्था निष्क्रिय है, उसको सक्रिय करने के लिए हम आरटीआई का उपयोग कर सकते हैं। इस समय एक बहुत बड़ा विषय है पूरे देश में, जब से कोविड-19 की समस्या आरंभ हुई है, आपदा काल शुरू हुआ, लॉकडाउन लगा, और उसमें सरकार ने विभिन्न योजनाएं आरंभ की। असीमित बजट मिला हर जगह, उसका व्यय कैसे हुआ, कितना धन प्राप्त हुआ, उस धन का व्यय कैसे हुआ, किन कार्यों में हुआ, इसकी निगरानी के लिए हम आरटीआई का प्रयोग कर सकते हैं। और इस समय ये सामयिक मुद्दा है, इस पर हम प्रयास करें कि जितने भी लोग आज इस कार्यक्रम में जुड़े हुए या उनके माध्यम से अन्य जितने लोग इस कार्यक्रम से आगे जुड़ेंगे, सभी लोग कोरोना काल में भारत सरकार की ओर से, राज्य सरकार की ओर से इससे बचाव के जो उपाय किए गए, उस पर कितनी धनराशि व्यय हुई, भारत सरकार ने कितनी धनराशि दी, राज्य सरकार ने कितनी धनराशि दी, किस तरह से व्यय हुआ, इसके व्यय का विवरण हम मांग सकते हैं। दूसरा, इसके आय व्यय से संबंधित जो अभिलेख हैं उनका अवलोकन कर सकते हैं। और एक तीसरा विषय ये है कि इस आपदा काल में तमाम सामाजिक कार्यकर्ता, समाज सेवी, उद्योगपति, इस देश के अन्य तमाम नागरिक, तमाम सामाजिक संगठन, उन्होंने बढ़ चढ़ के सहयोग किया। मास्क उपलब्ध कराए, सैनिटाइजर उपलब्ध कराया, भोजन के खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई, अन्य जो भी तमाम सहायता राशि, धनराशि विभिन्न माध्यम से सामाजिक संगठनों और व्यक्तियों की ओर से भी प्रदान की गई। तो किस जनपद में कितने सामाजिक संगठनों की ओर से, कितने नागरिकों की ओर से क्या क्या सहायता की गई, इसका भी हम विवरण मांग लें। कभी कभी होता क्या है कि नागरिकों ने 10 लाख मास्क भेंट कर दिए प्रशासन को, पता चला कि वो ही 10 लाख मास्क उन्होंने खरीदे हुए दिखा दिए, धनराशि व्यय कर दी और धनराशि हड़प ली। तो इस तरह की घटनाएं भी प्रकाश में आ रही हैं, वो घटित हुई हैं। जो प्रधानमंत्री महोदय ने एक शब्द प्रयोग किया था कि आपदा को अवसर में बदलना है, तो इस देश के नागरिक आपदा को अवसर में बदलने में असमर्थ रहे, लेकिन जो भ्रष्ट तत्व थे उन्होंने आपदा को अवश्य अवसर में बदला। और बड़े स्तर पर हर जनपद में, स्वास्थ्य विभाग में इसमें घोटाले हुए हैं। तो आज आप सबको मैं ये विषय दे रहा हूं कि इस विषय पर आपदा काल में भारत सरकार द्वारा किस जनपद में कितनी धनराशि प्राप्त हुई, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कितनी धनराशि प्राप्त हुई, सांसद और विधायक गण द्वारा अपनी निधि से कितनी धनराशि दी गई, विभिन्न सामाजिक संगठनों, नागरिकों द्वारा क्या क्या सहयोग किया गया, इसका पूरा विवरण, आय व्यय का पूरा विवरण, उससे संबंधित अभिलेख देखें। हॉट स्पॉट बनाए गए, उसके बनाने में कितना धन व्यय हुआ, क्वारंटाइन जोन बनाए गए, एरिया सील किए गए, उसके सील करने पे कितनी धनराशि व्यय हुई, वास्तव में सील किए गए अथवा सील नहीं किए गए, सैनिटाइजेशन पे कितना धन व्यय हुआ, सैनिटाइजेशन हुआ अथवा नहीं हुआ। ये तमाम ऐसे विषय हैं, इसको लेकर के सभी लोग एक आरटीआई तैयार करें। आरटीआई का एक प्रारूप नेशनल मीडिया काउंसिल के व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रेषित कर दिया जाएगा, सभी लोगों को वो उपलब्ध हो जाएगा और सभी लोग वो आरटीआई मांगेंगे ऑनलाइन।
उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो उत्तर प्रदेश का जो ऑनलाइन आरटीआई का पोर्टल उसके माध्यम से आरटीआई मांगेंगे। अन्य राज्य के निवासी हैं तो हर राज्य में ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल है उसके माध्यम से आरटीआई मांगेंगे। राजेंद्र सिंह जी ने एक विषय लिखा है, गूगल पर भी राज्य का ऑनलाइन आरटीआई लिंक खोज सकते हैं। बिल्कुल खोज सकते हैं। गूगल पर आप डालेंगे ऑनलाइन आरटीआई बिहार, ऑनलाइन आरटीआई यूपी, ऑनलाइन आरटीआई महाराष्ट्र, जिस राज्य का भी नाम डालेंगे वहाँ की जो वेबसाइट है, जो पोर्टल है, वो आपको मिल जाएगा। और ये जो ऑनलाइन आरटीआई का पोर्टल है किसी विभाग द्वारा संचालित नहीं है, ये राज्य सूचना आयोग द्वारा संचालित है। वो केंद्रीय है, जो केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा संचालित है, हर विभाग के अलग अलग नहीं है। और राज्य सूचना आयोग में ही इसका एक केंद्र बनाया गया है, वहां से संबंधित विभाग को ये आवेदन अंतरित किया जाता है। कोई समस्या अगर आती है तो हेल्पलाइन के माध्यम से आप उस हेल्पलाइन नंबर पे वार्ता करके अपनी कठिनाई दूर कर सकते हैं। इसमें अपनी टीम से जुड़े एक सदस्य हैं महोबा के रविंद्र कुमार जी, तो उन्होंने ऑनलाइन आरटीआई का बड़ी संख्या में उपयोग किया है। बड़ी संख्या में ऑनलाइन आरटीआई उन्होंने मांगी, उत्तर प्रदेश में भी और केंद्र सरकार से भी संबंधित। कोविड-19 में जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है इसको लेके भी उन्होंने आरटीआई मांगी है, वो संघर्ष कर रहे हैं। तो कोई ज़्यादा कठिन प्रक्रिया नहीं है, कोई प्रणाली अधिक कठिन नहीं है, अधिक परिश्रम की आवश्यकता नहीं है। बहुत कम परिश्रम में सरलता के साथ इस प्रक्रिया का हम लोक हित में उपयोग कर सकते हैं। ये संक्षेप में हमने पूरी विधि आपको बताई कि हमें क्या सूचना मांग सकते हैं, कैसे मांग सकते हैं, किन माध्यमों से मांग सकते हैं और किन विषयों को लेकर सूचना मांगना हितकर रहेगा। इस संबंध में किसी के अगर कोई प्रश्न मन मस्तिष्क में उत्पन्न हो रहे हो तो वो अपने प्रश्न लिखकर अपनी इच्छा रख सकता है। प्रयास होगा कि उस प्रश्न का उत्तर दिया जाए। विनोद भट्ट जी ने उत्तराखंड का लिखा है, वहाँ का राज्य सूचना आयोग है, उसकी वेबसाइट पर ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल का लिंक आपको मिल जाएगा, या वेबसाइट पे गूगल पे सीधे सीधे सर्च कर लें ऑनलाइन आरटीआई उत्तराखंड, वो आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो ऑनलाइन आरटीआई के लिए सबसे आवश्यक है में नेट बैंकिंग का प्रयोग, और अधिकांश नागरिक हमारे देश में नेट बैंकिंग का प्रयोग करने से बच रहे हैं। उन्हें भय रहता है कि हमने एक बार प्रयोग कर दिया तो कोई दुरुपयोग ना कर दे मेरे अकाउंट का। तो इस तरह का भय हमारे मन में रहता है। अब एक बात और स्पष्ट कर दें, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में धारा 8 है, जिसमें ये व्यवस्था दी गई है कि कौन सी सूचनाएं हमको नहीं मिलेंगी। उनको हम पढ़ेंगे तो वो सूचनाएं हैं, उनका सीधे सीधे जो है वो देश की एकता अखंडता से संप्रभुता को से संबंधित प्रकरण है, उनकी हमें आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन धारा 4 में जितने भी विषय दिए गए हैं कि जो बिंदु संबंधित विभाग सार्वजनिक करेगा, उसमें हमें नहीं लगता है कि कोई भी सूचना उसमें बची है। सारे विषय उसमें हैं जो हमें मिलेंगे। कभी कभी विभाग टालने का प्रयास करता है तो उसमें 3 चीज़ें हमने आपको बता दी कि जो उसके कार्यालय में उपलब्ध है, उपलब्ध नहीं है उसके नियंत्रणाधीन है, या जो है उसकी पहुंच में है, जहां तक उसकी पहुंच हो सकती है। जैसे कोई निजी विद्यालय है, वहां हमने सूचना मांगी, पता चला कि उन्होंने लिख के दे दिया कि निजी विद्यालय है, लोक प्राधिकारी नहीं है, इसकी परिधि में नहीं आता, सूचना नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी भाई? उस विद्यालय का संचालन कैसे हो रहा है, जिस समिति के माध्यम से संचालन हो रहा है उसका निबंधन किसने किया, उस विद्यालय के संचालन के लिए मान्यता किसने दी। अगर लोक प्राधिकारी का नियंत्रण, जिसने मान्यता दी उसके नियंत्रण में है वो विद्यालय, उस लोक प्राधिकारी की उस विद्यालय तक पहुंच है, तो ये कह करके वो नहीं बच सकता है कि ये प्राइवेट है,
सरकारी नहीं है। कोई भी ऐसा प्राइवेट निकाय नहीं है जहां तक लोक प्राधिकारी की पहुंच ना हो। अगर ठीक से हम अध्ययन करें कुछ प्रावधानों का इस अधिनियम के, तो कोई भी ऐसा विषय नहीं है जो हमें प्राप्त ना हो। होता क्या है कि लोक प्राधिकारी क्या करते हैं कि वो इसे निष्प्रभावी करने के प्रयास में लगे, निष्क्रिय करने के प्रयास में लगे हैं। समय पर सूचना नहीं देंगे, आवेदन का निस्तारण नहीं करेंगे, आवेदक पर तरह तरह के दबाव डलवाएंगे, तमाम लोगों से तरह तरह के फ़ोन करवाएंगे जिससे वो दबाव में आ जाए, हताश हो जाए, निराश हो जाए, आवेदन को वापस ले ले अथवा आवेदन पर आगे कार्रवाई ना करे। रामू पवार जी ने एक प्रश्न किया है, कमीशन द्वारा इंफॉर्मेशन ना मिलने पर क्या करें सर। कमीशन का आशय आयोग से, आपने आरटीआई के लिए आवेदन किया, 30 दिन में आपको सूचना प्राप्त नहीं हुई, उसके 30 दिन की अवधि में आपने प्रथम अपील की, प्रथम अपील के पश्चात भी आपको सूचना, प्रथम अपीली अधिकारी ने भी सूचना नहीं दिलवाई, उसके 90 दिन की अवधि में आप राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील करेंगे। द्वितीय अपील में भी राज्य सूचना आयोग का कार्य यह है कि वो सूचना दिलाए, मांगी गई सूचना दिलाएगा और संबंधित जो लोक प्राधिकारी है उस पर दंड भी अधिरोपित करेगा, जो अधिकतम धनराशि होगी 25,000। एक व्यवस्था विभागीय कार्यवाही की भी है, अर्थदंड की व्यवस्था के साथ साथ विभागीय कार्यवाही की भी व्यवस्था है और आयोग ये दोनों कार्यवाही कर सकता है। किंतु एक समस्या उत्पन्न हुई है कि जब 2005 में ये कानून लागू हुआ, हर राज्य में राज्य सूचना आयोग बने, तो केंद्रीय सूचना आयोग में जो मुख्य सूचना आयुक्त थे वो उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे और अधिकांश राज्यों में राज्य सूचना आयोग के जो मुख्य सूचना आयुक्त थे वो उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे। तो ये व्यवस्था बहुत अच्छी चली, इस अधिनियम का बड़ा अच्छा लाभ मिला नागरिकों को। लेकिन उसमें फिर सरकार नौका व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच फिर एक समझौता हुआ, दुरव्य संधि हुई और उन्होंने क्या व्यवस्था बनाई कि मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त के पद पर उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति ना करके प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति कर दो। तो एक चलन शुरू हुआ है कि आयोगों में सेवानिवृत्त आईएएस आईपीएस अधिकारी, आईआरएस अधिकारी, इनकी नियुक्तियां करने का चलन बढ़ा है। ये वो अधिकारी हैं जिन्होंने सूचना के इस कानून को निष्प्रभावी करने का प्रयास किया, इसको कमजोर करने का प्रयास किया। अब उसी के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी ऐसे अधिकारियों को दे दी गई। तो आप कैसे कल्पना कर सकते हो कि हमें शीघ्र सूचनाएं प्राप्त होंगी। इसके साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति और सूचना आयुक्तों के रूप में मीडिया से जुड़े हुए लोग, समाज सेवी, वो सामाजिक कार्यकर्ता या मीडिया से जुड़े हुए लोग वो होते हैं जो सरकार के समर्थक होते हैं या सरकार में बैठे लोगों से उनकी करीबी होती है, उनके संबंध होते हैं, या उन्होंने सेवा में रहते हुए सरकार में बैठे हुए लोगों को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया हो। तो वो सत्ता में आने के बाद उनको लाभान्वित करने के लिए सूचना आयुक्त के रूप में उनकी नियुक्ति कर देते हैं। तो उनका उद्देश्य ये नहीं रहता है कि हम आवेदक को सूचना दिलाएं, सूचना ना देने वाले को हम दंडित करें। उनका उद्देश्य ये रहता है कि हम सरकार का फायदा कैसे पहुंचाएं, सरकार के हित में वो निर्णय लेते हैं। कभी कभी ऐसे अनेक उदाहरण आए हैं कि अर्थदंड लोक सूचना अधिकारी पर अर्थदंड डाला गया, उसे दंडित किया गया, पता चला कि बिना किसी सुनवाई के वो अर्थदंड माफ कर दिया गया, जबकि ऐसी कोई व्यवस्था अधिनियम में नहीं। लेकिन ये एक नई प्रक्रिया का चलन आरंभ हो गया है। तो हम लोगों को ये आवाज़ उठानी पड़ेगी कि जो प्रारंभिक व्यवस्था थी कि मुख्य केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त, उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश, राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त, उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश नियुक्त करने की अनिवार्यता हो। प्रशासनिक अधिकारी को सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त ना किया जाए, क्योंकि वो सबसे बड़ी बाधा है इसके क्रियान्वयन में। इसलिए इसमें जब विलंब होता है तभी निराशा होने लगती है। अब एक और व्यवस्था है कि हमने प्रथम अपील की, हमें सूचना नहीं मिली, द्वितीय अपील की, राज्य आयोग भी हमें सूचना दिलाने में असफल रहा, तो फिर हम क्या करें?
तो हमारे पास विकल्प है कि हम संबंधित उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत करें, उच्च न्यायालय के माध्यम से हम सूचना प्राप्त करने का प्रयास करें। अधिनियम में ये व्यवस्था नहीं है कि द्वितीय अपील के जो आदेश हुआ उसको आप चुनौती देंगे। उसमें व्यवस्था है कि वो अंतिम होगा आदेश। लेकिन हमारे पास विकल्प खुला हुआ है। भारतीय संविधान ने हमें यह अधिकार दिया है कि अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हम संबंधित उच्च न्यायालय में राज्य सूचना आयोग के उस आदेश को चुनौती देंगे जिसके द्वारा हमें सूचना से वंचित किया गया है। उसमें क्या होता, उच्च न्यायालय का आश्रय आम नागरिक नहीं ले सकता। सामाजिक कार्यकर्ता है, विशुद्ध रूप से समाज सेवा कर रहा है, समाज के हित में कार्य कर रहा है, वो इतनी बड़ी धनराशि कहाँ से व्यय करेगा? तो वहां फिर समस्या उत्पन्न हो जाती है और ये अधिनियम वहीं दुर्बल पड़ने लगता है। अधिनियम दुर्बल नहीं है, उसको जो दुर्बल करने वाले तत्व हैं वो प्रभावी हो जाते हैं। और एक आवेदन जो सूचना हमें 30 दिन में मिलनी चाहिए, 45 दिन में प्रथम अपील निस्तारित होनी चाहिए, उसके 3 महीने बाद द्वितीय अपील होगी। पता चला द्वितीय अपील में 6 महीने की तिथि नियत होती है। एक आवेदन को तय करने में 3 से 5 साल का समय लग जाता है। अगर हम आवेदन से लेके द्वितीय अपील तक की पूरी यात्रा तय करें तो एक आवेदन तय होने में आज व्यवहारिक रूप से 3 से 5 से 6 वर्ष तक का समय लग रहा है। ऐसे तमाम उदाहरण हैं। तो ये वो तत्व हैं जो इस अत्यंत लोकोपयोगी व्यवस्था को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। अब एक प्रश्न ये आया है कि 25,000 की जो पेनाल्टी से क्या होगा सर? टर्मिनेट होना चाहिए। दोनों व्यवस्थाएं हैं, वो दंड है, 25,000 की पेनाल्टी दंड है और उसी में विभागीय कार्यवाही की व्यवस्था है कि आयोग उसके विभागाध्यक्ष को उसके नियुक्ति प्राधिकारी को लिखेगा। संबंधित लोक सूचना अधिकारी के प्रथम अपीलीय अधिकारी के जो नियुक्ति प्राधिकारी है उसको ये सिफारिश करेगा कि इसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करें। किंतु विभागीय कार्यवाही नहीं हो रही है जो कि ये दबाव में आए। इसकी समीक्षा की व्यवस्था है अधिनियम में, समयबद्ध ढंग से समीक्षा नहीं हो रही है। विधानसभा और संसद में जो वार्षिक प्रगति आख्या सार्वजनिक करने की व्यवस्था है, संसद में रखने की व्यवस्था है, उसको सार्वजनिक नहीं किया जाता, उस पर कभी चर्चा ही नहीं होती। आख्या तो विधानसभा और संसद में रखी जाती है लेकिन उस पर क्या चर्चा हुई? चर्चा होती ही नहीं है। इतना महत्वपूर्ण होता क्या है, अपने देश में व्यवस्था है अगर कोई जीरो बजट का कोई कार्यक्रम है तो उस जीरो बजट के कार्यक्रम में ना तो अधिकारी रुचि लेते हैं, ना कर्मचारी रुचि लेते हैं, ना प्रशासनिक अधिकारी रुचि लेते हैं और ना ही सत्ता में बैठे जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो भी उसमें रुचि नहीं लेते। छोटे बजट की योजना में रुचि नहीं लेते, उनका प्रयास रहता बड़े बजट की योजना बने तो उसमें बड़ा कमीशन मिलेगा। अब कल प्रधानमंत्री महोदय ने गुजरात में जो प्रशिक्षु अधिकारी थे उनको संबोधित किया और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात की कि ये सभी अधिकारी अपने अंदर बाबू वाली प्रवृत्ति विकसित ना होने दें। इसका मतलब ये जो बाबू राज है, बाबू वाली प्रवृत्ति है, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी इससे भली भांति परिचित है। हर कार्य में बाधा लगाने की प्रवृत्ति, और बाधा लगाने में जो सबसे ज्यादा जिसे महारत हासिल है उसे बड़ा योग्य माना जाता है कि वो विद्वान है। अगर कोई बाधा नहीं लगा पाया किसी कार्य में तो कोई बाबू प्रसिद्ध है कि वो अवश्य बाधा लगा देगा तो उसे बड़ा योग्य माना जाता है। जबकि योग्यता का संबंध है किसी का हित हो रहा हो उससे। विद्वान व्यक्ति, योग्य व्यक्ति किसी का हित नहीं चाहता, ना किसी का हित में कार्य करता है। तो ये इस महत्वपूर्ण कानून ये सक्रिय बना रहे, प्रभावी बना रहे, ये निर्बल ना होने पाए। ऐसे तत्व जो उसे निष्प्रभावी करने के प्रयास में हैं उनके विरुद्ध हम सबको खड़े होने की आवश्यकता है कि इसमें जो व्यवस्था दी है धारा 4 का अनिवार्य रूप से पालन हो। निर्धारित अवधि में लोक सूचना अधिकारी आवेदन का निस्तारण करे। प्रथम अपीलीय अधिकारी लोक सूचना अधिकारी को बाध्य करे कि वो सूचना दे। आखिर प्रथम अपील की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्यों लोक सूचना अधिकारी सूचना नहीं दे रहा है या उसने आवेदन का 30 दिन की अवधि में निस्तारण नहीं किया है? अधिकांश मामलों में प्रथम अपील वहां होती है जहां लोक सूचना अधिकारी ने निर्धारित अवधि में सूचना आवेदन का निस्तारण नहीं किया, आवेदन के निस्तारण में रुचि नहीं लेते, उन्हें कोई भय नहीं।
अगर निर्धारित अवधि में आवेदन का निस्तारण होने लगे, सूचना मिले या ना मिले, आवेदन निरस्त कर दें। लेकिन निर्धारित अवधि में आवेदन निस्तारित हो, ऐसी व्यवस्था बने, इसकी समयबद्ध समीक्षा हो, ऐसा दबाव बनाने की नैतिक जिम्मेदारी हम सब की है। हम सब लोग इस विषय को उठाएं। फिर उसने निर्धारित अवधि में आवेदन का निस्तारण कर दिया, सूचना हमें नहीं दिलाई, हमारा आवेदन निरस्त कर दिया, या पूरी सूचना हमें नहीं मिली, सूचना अपूर्ण मिली, भ्रामक मिली, त्रुटिपूर्ण मिली, तो हम प्रथम अपील करेंगे। प्रथम अपीलीय अधिकारी भी अपनी शक्ति का प्रयोग ठीक से करे। वो पूरा प्रयास करे कि आवेदक को चाही गई सूचना मिले। प्रथम अपीलीय अधिकारी के स्तर पर भी समयबद्ध समीक्षा हो। लेकिन पता चलता है लोक सूचना अधिकारी निष्क्रिय, प्रथम अपीलीय अधिकारी निष्क्रिय, अब सारी द्वितीय अपील में सब पहुंच गए आयोग में इतने संसाधन नहीं है कि आयोग जो है वो शीघ्रता के साथ अपीलों का निस्तारण कर सके। उसके पूरे संसाधन नहीं दिए गए, सरकार भी नहीं चाहती आयोग सक्रिय रहे। तो जितने भी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो गुड गवर्नेंस की स्थापना में सहायक हैं, उन व्यवस्थाओं को सक्रिय करने में सरकार रुचि नहीं लेती है। वो दायित्व सामाजिक कार्यकर्ताओं का है, सामाजिक संगठनों का है कि वो उन्हें सक्रिय बनाने हैं तो उन्हें विवश करें। विनोद भट्ट जी ने एक और विषय लिखा, जो विभाग आरटीआई से बाहर अथवा सरकार भी आरटीआई से बाहर है, कहीं जगह है, उनका क्या होगा? ऐसा नहीं है। कोई भी विभाग आरटीआई से बाहर नहीं है, सारे विभाग आरटीआई की परिधि में है। धारा 8 में जो व्यवस्था दी है उसको छोड़ के, और धारा 8 की जो व्यवस्था है वो भी ऐसी नहीं है, वो सब राष्ट्र हित से जुड़े हुए विषय हैं। तो कोई भी ऐसी सूचना नहीं है जो सूचना हमें प्राप्त ना हो। अब ये महत्वपूर्ण चर्चा हो गई। इसके साथ ही आप सबसे मेरा एक आग्रह है कि आज एक संकल्प लें कि आज 1 नवंबर है। इसी नवंबर माह के पहले सप्ताह में 1 नवंबर से लेके 7 नवंबर के मध्य हम सभी लोग एक ऑनलाइन आरटीआई का प्रयोग करेंगे। ये हम सब संकल्प लें। आरटीआई क्या मांगनी, एक ही विषय पर आरटीआई मांगनी है, उसका एक प्रारूप बनाकर नेशनल मीडिया काउंसिल का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। उसके माध्यम से वो सभी को प्राप्त हो जाएगा। नेशनल मीडिया काउंसिल का ये जो फेसबुक पेज है जिसके माध्यम से हम सब लोग चर्चा कर रहे हैं, इस पेज पर भी उसका वो प्रारूप डाल दिया जाएगा। उसी प्रारूप पर एक ही विषय पर एक ही प्रकार की सूचना सारे लोग ऑनलाइन मांगेंगे इस नवंबर माह के पहले सप्ताह में। इसका प्रभाव क्या होगा कि ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल है वो सक्रिय होगा, उस पर आवेदन करने वालों की संख्या बढ़ेगी। जब आवेदकों की संख्या बढ़ेगी तो तमाम अभी उसके प्रयोग में व्यवहारिक कठिनाइयां हैं, वो व्यवहारिक कठिनाइयां भी दूर होंगी, उनका निवारण होगा। और दूसरा, जब हम सब एक ही विषय उठाएंगे तो उस पर की वो विषय सरकार तक भी पहुंचेगा और सरकार भी विवश होगी उस ओर दृष्टि डालने के लिए और उस विषय पर कुछ कार्रवाई करने के लिए। तो ये महत्वपूर्ण चर्चा आज आप सबके साथ हुई। तकनीक का युग आ रहा है, जो तकनीक से दूर है, तकनीक से अलग है, वो ठीक से आने वाले समय में जीवन नहीं जी सकता है। इसलिए हम पूरी तरह डिजिटल बनने का प्रयास करें। अभी आपदा काल में जो डिजिटल नहीं था, जो ऑनलाइन नहीं था, वो लोग बड़े कष्ट में रहे, समाज से दूर रहे, समाज से करीबी नहीं बढ़ा पाए। इसलिए डिजिटल इंडिया का संकल्प भारत सरकार का, हर व्यक्ति डिजिटल बनने का प्रयास करे। जितने ऑनलाइन ऐप हैं, ऑनलाइन पोर्टल हैं, सरकारी सेवा प्राप्त करने के जितने ऑनलाइन माध्यम हैं, उनसे परिचित हों, अन्य लोगों को भी परिचित कराएं, उनका उपयोग करें, अन्य लोगों को भी उनका उपयोग करने के लिए प्रेरित करें। आज के दिन हम सब लोग ये संकल्प लें और इस नवंबर माह के पहले सप्ताह में एक बड़े लोकहित के विषय को लेकर ऑनलाइन आरटीआई डालने का संकल्प लें। वो प्रारूप आप सबको शीघ्र ही उपलब्ध करा दिया जाएगा। अभी एक प्रश्न अंबिका जी का आया है, एक आरटीआई एप्लीकेशन द्वारा कितने प्रश्न पूछा जा सकता है? प्रश्न की संख्या नहीं है, उसमें 500 शब्दों से अधिक ना हो।
कितने भी प्रश्न हो आपके, उनमें 500 से अधिक शब्द ना हो। शब्दों की बाध्यता है, प्रश्नों की संख्या की कोई सीमा नहीं है। अन्य किसी का कोई प्रश्न हो तो वो प्रश्न अपना प्रेषित कर सकता है, उसका उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। बाकी चर्चा अंतिम चरण में है, समापन की ओर है। आने वाले समय में विभिन्न लोकोपयोगी विषयों को लेकर आप सबसे मिलते रहेंगे, इसी नेशनल मीडिया काउंसिल के फेसबुक पेज के माध्यम से, अन्य तकनीकी माध्यमों से। अन्य कोई प्रश्न नहीं दिख रहा है। हमें लग रहा कि सबके मन में जो इच्छाएं रही होंगी, जो जिज्ञासाएं रही होंगी, इस चर्चा के द्वारा उनका अवश्य ही समाधान हुआ होगा। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप सबने धैर्यपूर्वक रुचि लेकर जो विषय हमारे द्वारा रखने का प्रयास किया गया है, उस विषय को आप सबने सुना, इससे जुड़े। जो भी कोई नई चीज़ आज आपने प्राप्त की हो इस चर्चा के द्वारा, तो ये प्रयास अवश्य करें कि इस ज्ञान से हम नए व्यक्तियों को भी परिचित कराएं, अन्य नागरिकों को भी परिचित कराएं, जिससे इस देश के सारे नागरिक पूरी व्यवस्था से परिचित हो जाएंगे, अपने दायित्वों के साथ साथ अपने अधिकार भी जान जाएंगे, तो देश में निश्चित रूप से एक बड़ा परिवर्तन दिखाई देगा। और जिस समस्याओं को लेकर हम प्रयासरत रहते हैं, कभी हताश निराश हो जाते हैं, वो समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का नमस्कार।